हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सीपी में। ये हिंदी भाषा शिक्षण का टेस्ट है जो मैंने गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया था, जिसमें आपकी रैंक वगैरह भी जारी की थी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था आपका। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहे, उनको आप समझा दो। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो मैं आप यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूँगा। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम वगैरह लगे तो उसे आप समझ सकते हो। पहला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, फिर भी इसका प्रमुख दोष है। तो देखो, निबंधात्मक परीक्षण की बात करूं मैं तो इसका जो प्रमुख दोष है, बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण। ये तो नहीं, क्योंकि विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण होता है उसके माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा उत्तर में भाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। भाव प्रस्तुत भी कर सकता है, स्वतंत्र होता है वो अपने भाव लिखने के लिए। बालकों की प्रकृति का वास्तविक ज्ञान, ये भी सही है। देखो, विश्वसनीयता का अभाव, ये ठीक है, इसमें गलत है कहने का मतलब ये प्रमुख दोष है। तो देखो, विश्वसनीयता का अभाव से मतलब क्या है कि आप उस परीक्षण को या उस टेस्ट को कितनी भी बार लो, परिणाम है वो स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन निबंधात्मक परीक्षण में ऐसा नहीं होता है। कई बार इसमें जो परिणाम बदल जाता है, क्योंकि लेखन बालकों के लेखन कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार वो उत्तर अपना अच्छे से नहीं लिख पाता है, और कई बार प्रश्नों की प्रकृति भी इस प्रकार की होती है। तो देखो, यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है इन प्रश्नों में। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को, विकल्प है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया, बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया, स्पष्ट बनाया क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो, सीसी की बात की गई है, तो यहाँ पर सीसी में जो उसकी कक्ष की गतिविधियों के साथ साथ कक्ष के बाहर की गतिविधियों, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो निष्पादन है, निष्पादन मतलब उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस है उनका भी विश्लेषण किया जाता है कि शैक्षिक गतिविधियों में बालक क्या परफॉर्मेंस कर रहा है और शैक्षिक गतिविधियों में बालक क्या परफॉर्म कर रहा है। इन दोनों का मूल्यांकन सीसी पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और देखो, आप ने देखा भी होगा कि जैसे आपने इंटर्नशिप वगैरह की होगी, तो जो सीसी के संबंधित जो पोर्टफोलियो फाइल वगैरह भराई जाती है, या फिर जो वार्षिक अभिलेख पंजिका भराई जाती है, तो उसमें शैक्षिक गतिविधियों के बारे में भी अंकन होता है। नृत्य कला में कैसा है, इसका जो शारीरिक संगठन मतलब स्वस्थ है नहीं है, और भी कई प्रकार की अभिरुचियों के बारे में भी उसमें फीडबैक मांगा जाता है बच्चों से का। तो ये दोनों क्षेत्रों में, शैक्षणिक व सशैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में, तो ये वाला सही रहेगा। यहाँ पर ये वाला आ सकता था, लेकिन प्रदर्शित करने वाला, प्रदर्शित शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन शब्द जाता है तो बात अपन इस वाले ऑप्शन पर सोच सकते थे। जटिल वगैरह तो नहीं बनाया, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें द विकल्प वो सही होगा। फिर अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने बालक को सिखाते समय चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करता है, तो वह विधि है व्याख्यान विधि, कथानक विधि, प्रदर्शन विधि, मोंटेसरी विधि। तो बताइए कौन सी विधि है। तो देखो, व्याख्यान विधि में तो होगा ही नहीं चार्ट, मॉडल, ग्राफ का प्रयोग। कथानक इसमें भी नहीं होगा, वार्तालाप पर आधारित होती है। कथानक का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, ठीक है। प्रदर्शन ये भी नहीं, ये और मोंटेसरी, तो देखो मोंटेसरी तो ये नहीं, प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर कौन सी विधि आएगी, प्रदर्शन विधि। तो सही आंसर क्या होगा, प्रदर्शन विधि, क्योंकि वो चार्ट, मॉडल आदि का प्रदर्शन कर रहा है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझा रहा है। अगला प्रश्न, मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे प्रथम व सबसे अंतिम कौशल कौन सा है। तो देखो, जो मोंटेसरी थी उनके अनुसार अगर अपन कौशल की बात करें, तो उन्होंने कौशल का क्रम क्या माना था, सुनना,
बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, ये इन्होंने माना था, ये ध्यान से आप याद रखना, LSWR। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सुनना और पढ़ना, तो क्या आएगा, ये वाला सही आएगा। सबसे प्रथम वो सबसे अंतिम कौन सा है, तो ये है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी रिट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। शिक्षण की प्रक्रिया की, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की दृष्टि से अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बात करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो देखो दंडित करने वाले, ये वाले विकल्प तो आते ही नहीं है, उदासीन, दंडित करने वाले। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि जो शिक्षक कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है वो सफल है या वो अच्छा है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के लिए बातचीत भी जरूरी है। तो एक ऐसा शिक्षक, देखो जो शिक्षक बातचीत को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे, जैसे बच्चे बात कर रहे हैं तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो या उनसे कहो कि आप इंग्लिश के सेंटेंस बना करके बात करो, उनको एक बार इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह बनाना सिखा दो, फिर वो छोटे छोटे सेंटेंस में आपस में बात करेंगे। तो वैसे भाषाई कौशल उनके अंदर जल्दी विकसित होते हैं। और भाषा जो सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, वार्तालाप वगैरह और बहुत अच्छे माध्यम है ये भाषा के। तो यहाँ पर उन्हें वार्तालाप का मौका देना चाहिए बच्चों को, तो ये सही होगा द वाला। प्रश्न 6, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्क हस्ट ने बालकों की शिक्षा पद्धति दी है। तो देखो कौन सी विधि दी है उसने, डाल्टन प्लान, विनेटगा प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। तो देखो यहाँ पे आएगा, तो देखो ये हेलन पार्कहर्स्ट ने जो विधि दी थी वो डाल्टन प्लान है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर आप ऐसा समझ सकते हो इसको कि इन्होंने एक बात कही थी कि जैसे जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसे उतनी देर पढ़ने दिया जाए, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, समय सारणी की कोई बाउंडेशन नहीं रहे, ठीक है, टाइम प्लान वगैरह। और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर किसी को मैथ्स अच्छा, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैथ्स ही मैथ्स पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जो बाउंडेशन फ्री बनाया था एजुकेशन को। अगला प्रश्न, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है। देखो आकलन, आकलन का मतलब क्या होता है, असेसमेंट, ठीक है, निर्धारण या आकलन। तो इस जो अनुदेशन के दौरान, अनुदेशन के दौरान, अनुदेशन के पूर्व किया जाता है, और रचनात्मक आकलन होता है, ठीक है, उसे आप फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन, ठीक है, और योगात्मक आकलन लास्ट में होता है। रचनात्मक आकलन कह सकते हो, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन। और योगात्मक अंत में होता है। एचटेट 2012 में आया था प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो देखो लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, अनुभव लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, श्रुतलेख, सुलेख। तो देखो उसकी लेखन क्षमता कितनी है, अभिव्यक्ति क्षमता कितनी है, वो किन किन चीजों पर लिख सकता है। तो इन सारे के लिए अनुभव लेखन सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अनुभवों को लिखने के लिए कहो कि आपने किसी यात्रा पर गए, आपकी क्या अनुभव रहे यात्रा को लेकर, या कहीं आप गए, आपके क्या अनुभव है, हमारे विद्यालय, अपने विद्यालय को लेकर अनुभव लिखिए। तो चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, सारी शक्ति, वो सभी चीजों का प्रयोग करता है अनुभव लेखन में। तो अनुभव लेखन से होगा। सुलेख वगैरह ये कुछ भी नहीं, तो एक प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं श्रुतलेख वगैरह। लेकिन जो वास्तविक लेखन क्षमता कितनी है बालक की, ये अनुभव लेखन के माध्यम से ही पता लगता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी शिक्षण विधि है श्रुत लेखन विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तिक मौन वाचन, वाचन विधि।
तो बताइए कौन सी होगी इसमें। तो देखो उच्चारण शुद्धि के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो उच्चारण शुद्धि के लिए, तो श्रुत लेख तो नहीं होगी, तो लेखन शुद्धि के लिए होती है। किसके लिए होती है ये? तो लेखन शुद्धि के लिए होती है। ठीक है, ये भी नहीं होगी प्रत्यक्ष विधि, मौन वाचन हो ही नहीं सकती, उच्चारण की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगी। वाचन विधि कौन सी होगी? वाचन विधि। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेथड अपन कह सकते हैं, या बच्चों को उच्चारण करवाना शब्दों का जो कठिन है, जैसे आपने देखा होगा बुक में भी कि उच्चारण के लिए शब्द दिए गए रहते हैं जो कठिन शब्द रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? वाचन विधि। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है? तो देखो तुलनात्मक अध्ययन की जहाँ बात की जाती है, व्यतिरेक विधि भी होती है, तो व्यतिरेक उपागम यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसमें क्या जाता है, एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सिखाया जाता है, जैसे हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सिखा रहे हैं, संज्ञा वगैरह प्रकरण जो टॉपिक सेम है उन दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है, और तो वो व्यतिरेक उपागम कहलाता है। विद्यार्थी हिंदी भाषा से संबंधित पुस्तकें पढ़ता है, वाचनालय का प्रयोग करता है, पुस्तकों में उत्तर की खोज करता है, वह किस उद्देश्य से संबंधित है? तो देखो यहाँ पर किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है शिक्षक के, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो वह अभिरुचि की कर रहा है, अवबोध की कर रहा है, ज्ञानोपयोग की कर रहा है, अभिवृत्ति की कर रहा है। तो देखो अवबोध सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसकी पूर्ति नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो यहाँ पर समझ वाली बात तो है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ज्ञानोपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग। अभिवृत्ति और अभिरुचि, तो देखो अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, क्या? उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण। तो यहाँ पर दृष्टिकोण की बात नहीं हो रही है, उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट है इन चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभिरुचि। अभिरुचि सही आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा निबंधात्मक परीक्षण, जो निबंधात्मक प्रश्न है उनका गुण नहीं है। इनका निर्माण करने में अध्यापक को सरलता होती है, लेखन कला का विकास होता है, शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, अध्यापक द्वारा पक्षपात करने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो देखो ध्यान से समझना है, प्रश्न मैंने खुद ही बनाया, इस प्रश्न को कहीं से कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं है। ठीक है, तो आपको देखो ऐसे प्रश्न एक मौलिक प्रश्न होते हैं, और वो काफी मेहनत से मैं बनाता हूँ इनको, तो और जब आपके प्रश्न अच्छे सही जाते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ आप सही कर रहे हो एक तरीके से। इनका निर्माण करने में अध्यापक को सरलता होती है, तो ये भी सही है। तो देखो ये आएगा नहीं। लेखन कला का विकास होता है निबंधात्मक परीक्षणों से, ऐसे टाइप क्वेश्चन से। शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी उद्देश्य की प्राप्ति जाती होती है, क्योंकि अभिव्यक्ति क्षमता और सोचने समझने का दृष्टिकोण, सारी चीजों का अपन को लेखन क्षमता सभी का पता लगता है। अध्यापक द्वारा पक्षपात करने की संभावना नहीं रहती है, तो देखो ये इसका गुण नहीं है। इसमें संभावनाएं रहती है। ये किसका है? वस्तुनिष्ठ का। ये वाला गुण किसका है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गुण है बच्चों, ये ध्यान से रखो। अध्यापक द्वारा पक्षपात करने की संभावना नहीं रहती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में नहीं रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में नहीं रहती है। आपका दुश्मन भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को कॉपी चेक कर रहा है तो आपके मार्क्स नहीं काट सकता है जानबूझ करके। लेकिन अगर आपका एक दुश्मन शिक्षक, शिक्षक वैसे दुश्मन नहीं होता है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर कोई आपका एंटी टीचर भी आपका की कॉपी चेक कर रहा है, तो अगर वो निबंधात्मक परीक्षण से संबंधित है तो मार्क्स काट सकता है। ठीक है, आपकी एक गलती के मार्क्स काट सकता है, वो आपको 100 नंबर से 40 नंबर पे ला सकता है। तो देखो पक्षपात की संभावनाएं नहीं रहती है, इसका गुण नहीं है। इसमें पक्षपात की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी नहीं शब्द आ रहा है, इसको भी ध्यान से समझो क्यों आया है यहाँ भी नहीं। तो ठीक है, ये सेंटेंस वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। ठीक है, निबंधात्मक का नहीं है।
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है, ज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, बच्चे को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है। तो देखो ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न मैंने VMU बीएड की बुक से लिया था। आपके लिए मौलिक प्रश्न है ये, आप बताओ क्या आएगा इसमें। ठीक है, वर्धमान की जो बीएड की बुक है उसमें से मैंने प्रश्न बनाया। ठीक है, तो आप बताओ क्या आएगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने का मतलब वो भाषा सीखने में बाधक है, नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। ठीक है, कहने का मतलब उसे जो कॉग्निटिव नॉलेज है, उसे संज्ञानात्मक विकास से समृद्ध है, वो विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा जानवी द वंडर गर्ल, वो लगभग 12-13 भाषाएं बोल सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि वो संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। हाँ, तो देखो आपको एक मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ कि आकलन और मूल्यांकन। तो देखो आकलन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग होते हैं, पहले आप इनको समझो, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, ये फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, और ये समिष्टि होता है, योगात्मक होता है। ठीक है, रचनात्मक होता है, ये योगात्मक होता है। ये आकलन निदान करता है, क्या करता है, निदान करता है, और ये उपचार करता है। ठीक है, ये निदान से संबंधित है और ये निर्णायक से संबंधित है। ये डायग्नोसिस करता है चीजों को, और ये निर्णायक है कि हाँ लास्ट में मूल्यांकन की एक तरीके से ग्रेड वगैरह प्रदान करना। ठीक है, इसमें जो कि कौन कौन से क्षेत्रों में उसने सुधार करना है, इनकी पहचान की जाती है। तो देखो सीखने के दौरान चलती रहती है प्रक्रिया, किसके दौरान चलती रहती है, सीखने के दौरान भी चलती है। आकलन की प्रक्रिया सीखने के दौरान चलती रहती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया बाद में होती है। ठीक है, और आकलन और मूल्यांकन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और दोनों का अगर आपको गहन अध्ययन करना है तो देखो इससे संबंधित मैंने एक पीडीएफ डाली जो वर्धमान की है, वो बहुत अच्छी। आप हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उसको देख सकते हो। आकलन का मतलब होता है कक्षा कक्ष में क्या क्या सीख रहा है, उनकी जांच करना, कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, और जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है आपका FA1 होता है, FA2 होता है, वो आकलन आधारित होता है। ठीक है, और SA1 SA2 होता है, वो मूल्यांकन आधारित होता है। ठीक है, CC से संबंधित, मूल्यांकन से संबंधित आपके सभी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके लिए आकलन और मूल्यांकन वाला। तो देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो क्या आएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। दूसरे ऑप्शनों की बात करें तो पाठ के अंत में किए गए अभ्यास के माध्यम से होता है, तो नहीं होता है। देखो अंत में तो मूल्यांकन ही होगा। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होता है, नहीं होता है। निष्पादन पाठ्य पुस्तक का जो कंटेंट होता है उसको समझने के लिए निष्पादन टेस्ट किया जाता है। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है, परफॉर्मेंस जानने के लिए सभी नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जैसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन कैसा है बच्चे का, है ना, उसकी जो व्यक्तिगत अभिरुचि कैसी है ना, तो वो सारी चीजें आकलन के दौरान आती है। आकलन के माध्यम से उनका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, भाषा पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। तो देखो पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो बाल साहित्य के प्रयोग की। ठीक है, किसका क्या आएगा इसमें, बाल साहित्य के प्रयोग की। क्योंकि बाल साहित्य में जैसे मान लो कविता कहानी वगैरह है, इनको पढ़ करके बच्चा जो भाषा सीख सकता है, और इनकी भूमिका भी सर्वाधिक होती है शुरू में। अगला प्रश्न, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है।
भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करवाना। तो देखो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। जैसे अभी उत्कर्ष में चल रहा है ना, काव्य उत्कर्ष, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है? रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करवाना, ठीक है, दो कवि डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है काव्य शिक्षण में कविता वगैरह आती है, तो इनका जो है कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रस की अनुभूति और आनंद की अनुभूति कराना, श्रृंगार रस की, ठीक है, वीर रस की, आदि जो रस होते हैं उनकी अनुभूति वगैरह करवाना आपको। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सीखना, भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट करना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या से? भाषा का प्रयोग सीखना, भाषा प्रयोग करना सीखना, इससे आएगा, ठीक है। भाषा का व्याकरण सीखना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? अब देखो सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का विकास करना है तो कविता पूरी करना, तो इसमें चित्र पर आधारित मौखिक तथा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, कहानी, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो देखो कौन सा सहायक नहीं है? तो कविता पूरी करेंगे तो सृजनात्मकता का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, तो ये भी सहायक है, तो नहीं आएगा। चित्र पर आधारित लिखित एवं मौखिक वर्णन, ये भी इसमें भी होगा, चित्र देख करके कहानी वगैरह लिखेगा। अधूरी कहानी को पूरा करेगा, तो इसमें भी होगा। सभी बच्चे अगर अपन देंगे तो सभी बच्चे अलग अलग कहानी लिख करके लाएंगे पूरी, और अपन को पता लगेगा कि हाँ इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो इनकी सृजनात्मकता है, मानसिक योग्यता है कितनी है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सही नहीं है वो, देखो सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये तो है, क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता रहेगी तो भाषा अर्जन जल्दी होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे भाषाएं बोलेंगे और एक से अधिक भाषाएं बोलना भी सीख सकते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही कॉन्सेप्ट जो माइंड में बनते हैं वो अपनी मदर टंग में बनते हैं, मातृभाषा में बनते हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है वो भाषा अर्जन होता है, और भाषा अधिगम जैसे इंग्लिश सीख रहा है तो वो भाषा अधिगम हो गया, ठीक है। इंग्लिश सीखना भाषा अधिगम है और हिंदी सीखना, मातृभाषा सीखना भाषा अर्जन है। तो यहाँ पर अनुवाद का सहारा लिया जाता है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 में सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। भाषा के रूप की सार्थकता एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? तो बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? लेखन, वाचन, व्याकरण या श्रुत लेख? सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था, तो देखो सार्थक और शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाएगी? व्याकरण कहलाएगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? व्याकरण। क्योंकि सार्थक और शुद्ध व्यवस्था व्याकरण है, व्याकरण के माध्यम से कोई भाषा सार्थक और शुद्ध साबित होती है अगर उसकी व्याकरण समृद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से मौन वाचन का महत्व नहीं है। देखो मौन वाचन का कौन सा महत्व नहीं है? थकान कम, ये तो महत्व है। समय अधिकतम लगना, तो बताइए कौन सा है? दैनिक जीवन में उपयोगी, ये भी है, ये भी है, तो देखो ये सही है। समय अधिकतम लगना, समय कम लगता है मौन वाचन में, क्या होता है? समय कम लगता है, ठीक है, समय अधिक नहीं लगता है, तो ये नहीं आएंगे। थकान भी कम होती है, दैनिक जीवन में उपयोगी भी है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न,
22 निम्न में से कौन सा उद्देश्य श्रव्य दृश्य सामग्री का नहीं है? तो इसमें देखना है आपको कौन सा उद्देश्य श्रव्य दृश्य सामग्री का नहीं है। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्धारण करना, ये तो है, ठीक है। बालकों के लिए आकर्षक एवं चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना, बालकों के समक्ष जटिल संप्रत्तियों को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत करना, बालकों को अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील बनाना, तो ये भी है, ये भी है। तो देखो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अपन शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, तथ्यों को सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अपन श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्धारण करते हैं। जैसे अपनी क्लास में कोई CWSN बालक है, स्पेशल नीड्स वाला है, तो अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग भी अपन कुछ टीचिंग एड बनाए। तो चमत्कारिक घटनाओं का विज्ञापन करना नहीं होगा, तो ये सही है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी राजभाषा है जबकि कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, तो ये सही है इसमें, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा हिंदी, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी क्या है, राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा अगर पूछा जाए तो हिंदी, ठीक है। राष्ट्रभाषा वो कोई सी भी नहीं है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, भी ध्यान रखना। जिसमें अपनी राजस्थानी नहीं है, ठीक है, राजस्थानी को सम्मिलित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। तो देखो जो स्वलीय चिंतन होता है वो कल्पना पर आधारित होता है, ठीक है। एक चिंतन तो यथार्थ पर आधारित होता है और एक कल्पना पर आधारित होता है, ठीक है, एक कल्पना पर। तो जो ये दूसरा वाला कल्पना पर है वो स्वलीय चिंतन कहलाता है। काल्पनिक विचार एवं इच्छाएं, इसको क्या बोलते हैं, स्वलीय चिंतन। कि जैसे मान लो कि हाँ मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहूंगा, मेरे पास एक चमचमाती कार होगी, वगैरह वगैरह, नौकर चाकर होंगे, तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो क्या कहलाता है, स्वलीय चिंतन कहलाता है। वो कल्पना पर आधारित होता है और एक होता है यथार्थ पर आधारित, ठीक है, जो यथार्थवादी चिंतन भी अपन कर सकते हैं उसे। अगला प्रश्न, भाषा का प्राथमिक रूप है। तो देखो भाषा के प्राथमिक रूप की बात की जाए तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो क्या होता है, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक या नियमबद्ध, बताओ। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है, प्राइमरी जो इसका रूप है वो होता है मौखिक, ठीक है, सबसे पहले मौखिक ही माना जाएगा, ठीक है। नियमबद्ध, व्याकरणिक, लिखित तो होगा नहीं, सबसे पहले अपन बोलना ही सीखेंगे, ठीक है, तो मौखिक। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लिंग्वाफोन का, ठीक है। अब देखो इसका लिंग्वाफोन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो देखो जो श्याम प्रताप जानते हो ग्रामोफोन होता है, वो ग्रामोफोन एक गोल गोल सा रहता है, वो एक यहाँ पर एक डंडी लगी रहती है और एक घूमता रहता है, ठीक है। तो ग्रामोफोन होता है, रिकॉर्डेड चीजें, साउंड वगैरह बजते रहते हैं उसमें। एपिस्कोप एक प्रोजेक्टर के जैसा होता है। लिंग्वाफोन क्या होता है, लिंग्वाफोन एक भाषा को सिखाता है, जैसे आपने हिंदी में कुछ बोला तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा, ठीक है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लिंग्वाफोन का, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से,
अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, जितना अधिक अपन लैंग्वेज प्रयोग करेंगे, भाषा प्रयोग करेंगे, उतनी कुशलता बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। देखो सीधा पेपर था वैसे, पर अच्छा था, लेवल ये रहता है एग्जाम में, लेवल के अकॉर्डिंग पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं आता है, ज्यादा इजी भी नहीं आता है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अब आपको देखना है कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो देखो लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? वाद विवाद। ठीक है, नाट्य लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन सारे लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। तो इसमें क्या आएगा? वाद विवाद। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है ये एक तरीके से, लिखित का नहीं है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वो है, तो देखो इसमें कौन सा आएगा? व्याकरण शिक्षण तो आएगा नहीं, लिखित भाषा। तो देखो रचना शिक्षण और मौखिक भाषा। तो देखो रचना शिक्षण में कहानी वगैरह इनका अपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अपन यहाँ पर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो मौखिक भाषा, जैसे उसके खेल खेल के माध्यम से कुछ गीत वगैरह उसे याद करवाना, और भी चीजें जो मौखिक भाषा के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा होगी, रचना शिक्षण नहीं होगा। और बहुत से बच्चे मानते हैं कि रचना शिक्षण होगा। तो देखो मेरा तो पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि मौखिक भाषा होगी। बाकी आप ऑथेंटिक स्रोत से देख सकते हो, लेकिन जितने बच्चों ने टेस्ट दिया और वगैरह उनके फीडबैक के आधार पर दोनों में कन्फ्यूजन था। तो मेरा तो मौखिक भाषा ही मानना है, क्योंकि खेलों के द्वारा जो मौखिक भाषा का ज़्यादा शिक्षण किया जा सकता है, न कि रचना शिक्षण का। ठीक है, रचना शिक्षण में आप निबंध लिखवाना है, कैसे लिखवाओगे? खेल खेल में निबंध। कहानी लिखवाना है, कैसे लिखवाओगे? खेल खेल में कहानी। ठीक है, मौखिक भाषा में आपको गिनती याद करवानी है, उनको कुछ भी याद करवाना, आप मौखिक भाषा के माध्यम से मौखिक करवा सकते हो उनसे। ठीक है, कई गीत भी ऐसे हैं जो, तो देखो मौखिक भाषा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषा के ग्रहण या अक्रियाशील कौशल हैं। ठीक है, तो अक्रियाशील कौशल भी कर सकते हैं जो ग्रहण। तो देखो सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहण वाले कौशल है, अक्रियाशील भी हैं। तो क्या आएगा? उपर्युक्त दोनों। ठीक है, बोलना और लिखना क्या है? क्रियाशील कौशल है, उत्पादक है। ठीक है, दो आधार पर वर्णन होता है, ग्रहण और उत्पादक, ये ध्यान रखना। ग्रहण में क्या आता है? सुनना और पढ़ना। ठीक है, उत्पादक में बोलना और लिखना। ये पैसिव भी है और ये एक्टिव है। इसमें एक्टिव रहता है व्यक्ति, इनमें पैसिव रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका वास्तविक मूल्यांकन हो, तो देखो रैंक वगैरह का सारा सिस्टम है, रैंक वगैरह भी जारी की जाती है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो।